हेलो दोस्तों, आप सभी को सीटेट सुपर क्लासेज में स्वागत है। और आज जो है आप लोगों के बीच हम सीडीपी लेकर के आए हुए हैं। सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आज हम 15 क्वेश्चन लेंगे जो इस बार के ऑनलाइन एग्ज़ाम में 24/12/2021 को पूछा गया था, यानी कि 24 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमारे दोस्त हैं चैनल पर नए हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हुए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर ले, ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आगे के एग्ज़ाम का आप तैयारी कर सके। तो देखिए दोस्तों, एक सूचना है कि कल हम कोई वीडियो आपको अपलोड नहीं दे पाए क्योंकि हमारा तबीयत कुछ अस्वस्थ था और त्यौहार का भी समय था, इसलिए हम नहीं कुछ आपके सामने दे पाए। तो आज से हम रेगुलर रहेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं आगे क्या है। क्या है देखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। क्या कहता है कि विकास के विषय में सही वक्तव्य को चुनिए। तो पहला कहता है कि विकास एक दिशीय और आयामी होता है। दूसरा कहता है विकास परिवर्तनीय है। तीसरा कहता है कि विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है। डी कहता है सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास पड़ाव को प्राप्त करते हैं। तो बताइए दोस्तों, पहला का जो है राइट आंसर क्या होगा विकास के विषय में, यानी विकास किस तरह का होता है बच्चे में, उस प्रकार से बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो विकास जो है दोस्तों वह एक दिशीय नहीं होता है, ये गलत है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता पर ही नहीं, इसमें पर्यावरण पर भी जोर देता है, तो दोनों इसमें है नहीं, इस प्रकार से ये गलत है। डी कहता है कि सभी व्यक्ति एक ही आयु से, ये जरूरी नहीं कि सभी व्यक्ति एक ही समान आयु से आगे बढ़ेंगे, गति करेंगे। तो इसमें जो विकास होता है वह होता है परिवर्तनीय। कैसा होता है? परिवर्तनीय। इस प्रकार से पहला का जो राइट आंसर बनता है वो बन जाएगा बी। विकास जो है परिवर्तनीय होता है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के विकास होते हैं, इस प्रकार से इसका राइट आंसर बी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे क्या है। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियां नियंत्रित कर सक पाते हैं। क्या करते हैं? भुजाओं उंगलियों से पहले मांसपेशियों को नियंत्रित कर पाते हैं। वो कौन सा विकास का सिद्धांत है? पहला देखेंगे अधोगामी सिद्धांत है। दूसरा है शीर्षगामी सिद्धांत है। तीसरा कहता है तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत है। और चौथा कहता है पदानुक्रम एकीकृत का सिद्धांत है। तो ये जो है दोस्तों शीर्षगामी, यानी कि मांसपेशियों का विस्तार करना क्या है, शीर्षगामी सिद्धांत नहीं कहलाता है। तथ्यों की स्वतंत्रता का ये भी तो गलत नहीं है, विकास का कोई सिद्धांत नहीं है। पदानुक्रम एकीकृत का सिद्धांत, यहाँ एकीकरण का सिद्धांत होगा नहीं विकास में। इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो पहला हो जाता है, अधोगामी सिद्धांत होगा। इसमें जब पहले मांसपेशियों का हम नियंत्रण करेंगे उसमें अधोगामी सिद्धांत का प्रयोग होता है, उसके बाद हम उंगली और भुजाओं को प्रयोग करेंगे। तीसरा देखिए क्या कहता है कि शारीरिक लक्षण जैसे आँखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग क्या दर्शाता है, बताइए। पहला कहता है मुख्य पर्यावरण कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं। बी कहता है वंशागत द्वारा होते हैं। सी कहता है सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। डी कहता है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का क्या है, परिणाम है। तो बताएंगे कि 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाता है बी आंसर इसका, वंशागत होते हैं। कैसे होते हैं?
वंशागत होते हैं, यानी आँखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, ये सब सारे लक्षण जो हैं शरीर का, ये वंशागत होते हैं, क्योंकि वंशा के अनुकूल ही चलते हैं। इस प्रकार का कुछ लक्षण परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार से 3 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाता है बी। आगे चलेंगे 4 नंबर पर क्या कहता है, देखिए, खाली स्थान बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। यानी कि खाली स्थान ऐसा कौन है जो बच्चों के समाजीकरण में कौन सा प्राथमिक कारक है? तो प्राथमिक कारक क्या है? पहला कहता है विद्यालय, दूसरा कहता है जनसंचार, तीसरा कहता है धर्म और चौथा कहता है परिवार। तो प्राथमिक कारक जब पूछे तो हम परिवार को ढूंढेंगे कहाँ है, तो परिवार जो होगा वो प्राथमिक कारक होगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? डी। अगर द्वितीय कारक पूछेगा तो द्वितीय कारक जैसे होता है जनसंचार, धर्म, विद्यालय, ये सब क्या है? द्वितीय कारक के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से चौथा का जो राइट आंसर होगा वह डी होता है, यानी कि यहाँ समाजीकरण का प्राथमिक कारक जो होगा वह हो जाता है परिवार। आगे चलेंगे, देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। किसके साथ? मूर्त वस्तुओं के साथ। स्पष्ट दिया है कि मूर्त, मूर्त हम किसको कहते हैं? मूर्त उस वस्तु को कहते हैं जिस वस्तु को हम देख सकते हैं आंखों के सामने, उसको टच और फील कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मूर्त वस्तु कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? बताइए। पहला कहता संवेदी गामक अवस्था, दूसरा कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा कहता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा कहता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त जो वस्तु को देखना होता है वह आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे चलेंगे, क्या कहता है 6ठा क्वेश्चन, एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं उड़ सकते हैं, वे क्या हैं? पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ को देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए। पहला कहता है समावेशन, दूसरा कहता है समायोजन, तीसरा कहता है क्रमबद्धता और डी कहता है संरक्षण। तो इस प्रकार से 6 का जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाता है समावेशन। क्या होता है? समावेशन। ये बच्चे क्या करते हैं तो पूर्व की ज्ञान में उस ज्ञान को शामिल कर लेते हैं, तो ये समावेशन कहलाता है। जब नया बदलाव करता तब क्या हो जाता? उसमें समायोजन होता है। तो वो तो बदलाव तो यहाँ करता नहीं है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर पहला सही होता है। आगे देखिए क्या कर रहा है 7 नंबर का, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की रचना किसने प्रतिपादित की? यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है इसको हम क्या कहते हैं? ZPD। क्या कहते हैं? ZPD, जॉन प्रोक्सिमल डेक्समोल कहते हैं। यह कौन है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है दोस्तों, ये किसने प्रतिपादित किया है? तो यह क्या है? लेब वाइगोस्की ने। किसने किया है? लेब वाइगोस्की। यानी 7 का राइट आंसर जो होगा वह हो जाता है बी। आगे देखिए 8 नंबर का क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए
विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अंतर दर्शाता है। तो पहला कहता है पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। चलिए, बात सही लग रहा है। आगे देखते हैं। बी कहते हैं कि पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोस्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। ये गलत है। वातावरण के रूप में वाइगोस्की नहीं देखता है किसी भी को। पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर बल देते हैं। ये भी गलत है। वाइगोस्की साहब नहीं मानते ऐसे। डी कहता है कि पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, जबकि वाइगोस्की के लिए बच्चे की बात आत्मकेंद्रिता का घोतक होता है। वाइगोस्की साहब जो है आत्मकेंद्रित नहीं कहते, वो कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। यहाँ उल्टा कर दिया है। इस प्रकार से डी भी हमारा क्या है? गलत है। तो यहाँ राइट आंसर क्या बचता है? पहला। क्या कहता है कि पियाजे बच्चे के स्वतंत्र प्रयासों के द्वारा जगत को अनुभवों करने पर क्या करते हैं? जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की जो है संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ से प्रक्रिया पर क्या करते हैं? देखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर पहला हो जाता 8 का। नौ क्या कहता है? फतिमा तर्क करती हैं कि क्या कहता है? फतिमा तर्क करती हैं कि आपको ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर क्या करेंगे? गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण पर है? पहला कहता है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास पर है। बी कहता है कानून व्यवस्था अभिनवीकरण पर है। सी कहता है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिनवीकरण पर है। और डी कहता है दंड एवं आज्ञा पालन अभिकरण पर है। तो बताइए कि फातिमा किस चरण पर है? 9 का क्या राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर फातिमा के बारे में कहता है कि आपको ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि आप पर माता पिता गर्व करेंगे। तो यहाँ जो है अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वह अच्छा लड़का और अच्छा लड़की होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाता है सही। आगे चलेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते क्या है। देखिए, कक्षा में सकारात्मक उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? तो बताइए। पहला कहता है कि सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना चाहिए। दूसरा कहता है योग्यता आधारित अटल समूह बनाना चाहिए। तीसरा कहता है कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। चौथा कहता है कि विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना चाहिए। तो ये उच्च अंक जो है प्राप्ति करने के लिए उत्तेजित करना हमारा क्या है? गलत बात है। कक्षा में केवल उच्च विद्यार्थियों को हासिल करने के लिए बताएंगे, गलत है, निगेटिव है। योग्यता आधारित अटल समूह बनाना ये भी गलत है, पॉइंट है, निगेटिव से कट जाता है। तो यहाँ पर क्या बचता है? पहला ही हमारा क्या हो जाता है? राइट आंसर होगा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को सहभागिता की समान अवसर मिलना चाहिए, ताकि सभी विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ें। इस प्रकार से 10 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाता है पहला।